ओके, आज कवर करेंगे हम मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, तो पहले बेसिक बेसिक पार्ट था, तो आज से बिल्कुल टेक्निकल लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी है क्या? कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जो उसकी अपनी इंटरनल स्टोरेज होती है। इंटरनल स्टोरेज से मतलब है जहाँ पे डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स, क्या क्या होल्ड करेगा? वो डेटा होल्ड करेगा। ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको भी होल्ड करेगा, और जो हमने काम करवाना है, जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसको या तो टेम्परेरीली या परमानेंटली स्टोर करेगी। कौन? आपकी कंप्यूटर मेमोरी मेमोरी। ठीक है, तो और इसका यूज़ कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए इस डेटा का मतलब यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पर्पस स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा नीडेड फॉर योर प्रोसेसिंग। दूसरा है इट एनेबल्स फास्ट एक्सेस टू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कई बार स्टोर्ड भी रहती है, स्टोर्ड है तो उसको एग्जीक्यूट करना हो तो प्रॉपरली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसेस योर सीपीयू आइडल टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि सीपीयू आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वैसे तो इसके बाद हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सीपीयू है, सीपीयू आइडल टाइम से मतलब है कि फ्री नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? और इससे क्या है, आपकी ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो रोल क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर सीपीयू यानी कि प्रोसेसर एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, एंड सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? जिसमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। ठीक है, और हम देखेंगे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो प्रेजेंट है, आउटडेटेड नहीं देखेंगे हम ज़्यादा, जो प्रेजेंट यूज होती है SSD और HDD। ठीक है, क्लियर? तो CPU कैन नॉट डायरेक्टली वर्क विद योर डेटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। ठीक है, डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर सकता, उसको अपने टास्क प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने के लिए भी कुछ मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो यूजुअली किस पे होता है? प्राइमरी मेमोरी पे होता है। हम देखेंगे दो तरह की मेमोरीज होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, तो आपने रैम रोम सुना होगा, ये प्राइमरी में आते हैं। किस में आते हैं? प्राइमरी में आते हैं। और जो ये हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब जो काम करवाना है उसके लिए, उस काम करने के लिए जो मेमोरी लगती है वो है प्राइमरी मेमोरी। और जिस डेटा का हमने यूज करना, एक्सेस करते हैं, जिस डेटा के ऊपर हमने ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने, वो इसमें होता है जनरली स्टोर्ड। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा इज फर्स्ट लोडेड फ्रॉम, जो मैं बोल रहा हूँ, लोडेड फ्रॉम योर स्टोरेज यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, और फिर जो मेमोरी है रैम, इसके थ्रू, ठीक है, इसका यूज करके हम अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो सीपीयू परफॉर्म्स प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड सेंड्स योर रिजल्ट्स बैक। क्लियर? तो इसका अगर मैं एग्जांपल देख लो, ह्यूमन ब्रेन एग्जांपल, सीपीयू क्या है? खुद में एक ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक करता है। और जो मेमोरी है, जो रैम है आपकी, हम कंप्यूटर मेमोरी जब बोलते हैं तो हम रैम और रोम की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात? यूजुअली रैम की करते हैं हम बात। ठीक है, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो मेमोरी क्या है? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वट यू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो रैम को आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया, हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा दिमाग लगा शॉर्ट टर्म याद रहा, अब नेक्स्ट पे हम स्विच कर जाएंगे। तो वो ऐसा फंक्शन कौन करता है? आपका रैम। ठीक है, और हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क क्या है आपकी? फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल है। ठीक है, डेस्क है कोई। ठीक है, तो ऊपर टेबल पे आप वो चीज़ें रखते हो ना, जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो अपना फ़ोन रखूंगा, वॉलेट रखूंगा, ऐसे करूंगा। और जो नीचे टेबल की कैबिनेट है, उसमें तो वो चीज़ें रहेगी ना जो परमानेंटली उसमें रहेगी। तो उसको आप जो नीचे जो कैबिनेट बने उसको समझ सकते हो कि वो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। और जो आप टेबल के टॉप पे रख रहे हो वो आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। क्लियर? तो देखो, इस वे में ये मेमोरी की इंपॉर्टेंस बनती है। ठीक है, तो ये आपका हम सारा देखेंगे, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश क्या होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मास स्टोरेज यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज, तो सब देखेंगे। तो आप इसमें बस एक चीज देखो, सीपीयू है, सीपीयू कोर है, मतलब ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें अलग अलग कोर्स होते हैं, मल्टीपल कोर्स होते हैं, उनको साथ में एम्बेड किया होता है। तो देखो, सीपीयू कोर के अंदर ये L1 कैश, L2 कैश, ठीक है, L3 कैश, यहाँ पे रैम देखो अलग है। ठीक है, और
जैसे जैसे आप नीचे को आ रहे हैं वैसे वैसे उसकी स्पीड स्लो हो रही है। बस अभी अभी हम इसको समझेंगे। मैंने इसलिए डाला है कि L1 L2 L3 कैश आपको पता होना चाहिए। कैश मेमोरी तो पता है, अब हम इसको और डीपली समझेंगे L1 L2 L3 क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आया आपका प्राइमरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है, और मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम कंप्यूटर मेमोरी इन जनरल बोलते हैं तो हम रैम की ही बात कर रहे हैं, रैम और रोम की ही बात कर रहे हैं इन जनरल। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है जो डायरेक्टली कौन एक्सेस करता है? आपका सीपीयू। ठीक है, ये आपकी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। कौन से डेटा और इंस्ट्रक्शन? जो करंटली यूज में, जो करंटली यूज में। तो दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये आपका रैम और रोम। इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। ठीक है, आया समझ? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बहुत फास्ट होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, बट जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है, कुछ जीबी तक ही होगी आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मोस्टली वॉलेटाइल। तो जब हम यहाँ मोस्टली वॉलेटाइल की बात करें तो रैम की बात करते हैं हम। ठीक है, मोस्टली वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल का मतलब है कि एकदम से उड़ जाती, अगर आपने पावर ऑफ कर दिया तो ये मेमोरी उड़ जाएगी, डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, ऐसा होगा। मतलब आपका क्या है, आपका जो प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस चल रहे हैं वो किसी मेमोरी पे चलते हैं, वो चलते हैं यूजुअली प्राइमरी मेमोरी पे। ठीक है, तो जैसी लाइट गई वो टास्क वगैरह आपके खुद ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सेकेंडरी में उसके ऑपोजिट होता है, सेकेंडरी में आपका डेटा सेव रहता है फिर। ठीक है, अगर आपने सेव भी किया हो टेम्पररी, वैसे तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सेव होता ही है डेटा। ठीक है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। जो प्राइमरी है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सीपीयू। एक्सपेंसिव पर यूनिट स्टोरेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये महंगी होती है। ठीक है, ये जनरली महंगी होती है। अगर मैं रैम की बात करूँ तो अगर 4 GB की रैम का जो अगर आपने वो चिप लेनी है तो 3-3.5 हज़ार से कम की नहीं आएगी। वहीं अगर 4 GB का बात, 4 GB देख लो, चार्ज मैंने आपको उसका बता दिया है कि जो आपकी मेमोरी के यूनिट्स होते हैं, मेजर कैसे करते हैं हम, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट। ठीक है, तो गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 GB की अगर आप रैम परचेज करोगे, जो पता आता है वो, ठीक है, वो 3.5-4 हज़ार का आता है। ठीक है, बट वहीं आप अगर हार्ड डिस्क लोगे, ठीक है, तो 1 TB की हार्ड डिस्क 7-8 हज़ार की आ जाती है। अब तो महंगा हो गया काफ़ी, पहले सस्ता था, अब काफ़ी महंगी हो गई ये चीज़ें। क्लियर। अब आए हम सेकेंडरी मेमोरी पे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को आप एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, ये भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये आपका डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखती है। क्या? परमानेंटली स्टोर करके रखती है। इसके एग्जांपल है ये हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी, जो अब आउटडेटेड है, अब इनका यूज नहीं होता। पहले बहुत होता था, आज से 10 साल पहले सीडी डीवीडी बहुत यूज होती थी, अब नहीं होता। अब तो इन चीज़ों को भी किसने, क्लाउड स्टोरेज ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली लेस एक्सपेंसिव नहीं होगी उतनी जितनी आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी का यूजेज क्यों हो रहा है? आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्लोअर है आपकी प्राइमरी मेमोरी से ऑब्वियसली। ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, इन टीबी। ठीक है, क्लियर। नॉन वोलेटाइल है कि डेटा आपका सेव रहता है, अगर आपकी पावर ऑफ हो जाए तो वो डेटा आपका नहीं उड़ेगा। ठीक है, सेफ रहेगा। नेक्स्ट है नॉट डायरेक्टली, तो इसको सीपीयू आपका डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। क्या काम आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर। तो ये देख लो डिफरेंस। ठीक है, एक्सेस प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है, सेकेंडरी मेमोरी को इनडायरेक्टली। ठीक है, स्पीड, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। ठीक है, प्राइमरी की, और सेकेंडरी की इज स्लो एज कंपेयर टू योर प्राइमरी मेमोरी। देन वोलेटिलिटी की बात करेंगे, वोलेटिलिटी की मतलब उड़ जाएगी, ये मोस्टली वोलेटाइल ही है। मोस्टली वोलेटाइल में हम रैम की बात करें, रोम नहीं उड़ता। ठीक है, और सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, देन स्टोरेज, ये आपकी लिमिटेड है, मैंने बताया था कुछ जीबी तक की जाती है, और ये अनलिमिटेड है, वेरी लार्ज है, मतलब बहुत अनलिमिटेड तो नहीं है, बहुत लार्ज है। कॉस्ट, ये एक्सपेंसिव है, ये चीप है। देन एग्जाम्पल रैम रोम। ठीक है,
और इसके एग्जांपल हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, मैंने वैसे तो करवा दिया है। सबसे बेसिक यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, बिट, ठीक है, बिट 0 और 1। फिर आता है निब्बल, 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स। फिर आता है बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है किलोबाइट, 1024 बाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, ठीक है। देन पेंटाबाइट, ठीक है, जेटाबाइट, ये सब चलता है। अब हम देखते हैं मेमोरी हायरार्की, ठीक है। तो जब हम मेमोरी हायरार्की की बात कर रहे हैं तो मतलब हमने अरेंजमेंट किया है, ठीक है। अरेंजमेंट किया है मोस्टली या तो उनकी स्पीड के बेसिस पे, ठीक है, या तो उनकी प्रोसेसिंग पावर के बेसिस पे, ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग पावर तो वही, या फिर उनकी कैपेसिटी के बेसिस पे, सॉरी, ठीक है। मतलब स्पीड और प्रोसेसिंग पावर तो एक ही चीज़ होगी, ठीक है, या तो स्पीड के बेसिस पे या तो आपकी क्या है, कैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें इन जनरल ये रिलेशन पाया गया है कि प्रोसेसिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी आपकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। और अगर स्टोरेज ज़्यादा है तो जो उसकी स्पीड और प्रोसेसिंग पावर है वो कम होगी, ठीक है। ये रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है एक हिसाब से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी स्पीड है मेमोरी की, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्टोरेज कैपेसिटी, आप ये क्लियरली बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें तो जो फास्ट मेमोरी होगी वो होगी एक्सपेंसिव पर स्मॉल कैपेसिटी, ठीक है। और जो आपकी दूसरी टाइप की होगी, ठीक है, लार्ज कैपेसिटी होगी जिसकी, वो आपकी चीप होगी और उसकी स्पीड भी कम होगी, ठीक है। क्लियर। तो ये है मेमोरी पिरामिड आपका टॉप से बॉटम। टॉप पे रख रहे हैं हम सबसे फास्ट, क्या रख रहे हैं, सबसे फास्ट। अभी इनको हम ढंग से समझेंगे, बस आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो मैंने बताया था रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं 32 बिट रजिस्टर, 64 बिट रजिस्टर, ठीक है। एक रजिस्टर 1 बिट स्टोर करता है, इन जनरल ऐसा ही रहता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोर करता है 1 बिट ही स्टोर करता है, ठीक है। तो रजिस्टर्स आपके सबसे फास्ट होते हैं, क्या होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स, और ये सीपीयू के अंदर होते हैं, तो ये इनसाइड सीपीयू होते हैं और फ्यू किलोबाइट का इनका साइज होता है, ठीक है, फ्यू किलोबाइट। स्पीड सबसे फास्ट होते हैं, कॉस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव होते हैं आपके रजिस्टर्स, ठीक है। देन लेवल 2 देखो, लेवल 1 पे आ गए आपके रजिस्टर्स, ठीक है। फिर उसके नीचे आएगा आपका कैश, क्या आएगी आपकी कैश मेमोरी। मतलब हम जब नीचे को मूव कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग पावर इसकी कम हो रही है, ठीक है। क्लियर, प्रोसेसिंग पावर नीचे को कम हो रही है और स्टोरेज कैपेसिटी नीचे को बढ़ रही है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है। फिर लेवल 2 में आती है आपकी कैश। कैश भी अलग अलग तरह की होती है, L1 L2 L3, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये होता है जो कैश होता है, कैश होता है आपके रैम और सीपीयू के बीच, ठीक है, रैम और सीपीयू के बीच होता है, अभी हम समझेंगे अच्छे से इसको भी। क्लियर। तो ये भी आपकी एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट इसकी स्पीड प्रोसेसिंग पावर आपके रजिस्टर से कम होगी, हालांकि कैश को बहुत फास्ट मेमोरी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो अगला लेवल आता है वो आता है आपकी मेन मेमोरी का, यानी कि रैम का। किसका, लेवल 3 है रैम, ठीक है। तो ये है आपकी प्राइमरी वर्किंग स्पेस, इस पे आपकी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ। और ये सबसे ज्यादा यूज्ड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है कौन, कैश, ठीक है। क्लियर। तो इसकी कॉस्ट इज मॉडरेट, ठीक है। तो देख सकते हो साइज इसका 4 से 128 GB। इन जनरल आप 4 GB 8 GB 6 GB फ़ोन पे इतनी होती है, ठीक है। लैपटॉप भी अगर आप 8 GB रैम का लैपटॉप ले रहे तो सफिशिएंट होता है नॉर्मल काम के लिए, ठीक है। हाँ, गेमिंग वगैरह करनी तो 16 GB 32 GB ऐसे लेते हैं, ठीक है, और मतलब कोई हाई एंड काम करना है आपने, ठीक है। और सबसे नीचे आया आपका क्या, जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि HDD और SSD, ठीक है। तो इसका साइज देख सकते हो GB to TB है, और ये है आपकी परमानेंट स्टोरेज, ये सारी परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ठीक है, ये आपकी परमानेंट स्टोरेज है, आगे समझ, ठीक है। तो ये लेवलिंग है, जो नीचे को जा रहे हो जो इनकी स्पीड प्रोसेसिंग पावर है वो कम हो रही है, ठीक है, बट और जो नीचे और जब ऊपर को जाओगे तो इनका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है, इनकी कॉस्ट ऊपर को इंक्रीज होती है, ठीक है। और स्टोरेज कैपेसिटी नीचे को आओगे तो बढ़ेगी, क्या करेगी, बढ़ेगी, आगे समझ, ठीक है। अब हम
मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के टाइप समझते हैं। पहला है रैम, ठीक है। रैम क्या है? रैम को यूजुअली मैंने बताया था ना, प्राइमरी या मेन मेमोरी को जब हम रेफर करते हैं तो रैम को ही करते हैं, ठीक है, क्लियर। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम का फंक्शन क्या है? सबसे सिंपल अगर मैं बताना चाहूँ, रैम क्या करेगा कि अब जो भी आपकी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन करेगी, कुछ भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे से कैलकुलेटर ओपन कर रहे हो, तो कैलकुलेटर ऐप है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो उस पर रन कर रही है। तो उसको रन करने के लिए एक मेमोरी चाहिए, एक मेमोरी स्पेस चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका रैम, ठीक है। वो क्या कौन प्रोवाइड करता है? आपका रैम, ठीक है। आप अपने फ़ोन का एग्जांपल देते, सबसे रिलेटेबल फ़ोन का एग्जांपल समझ लो। फ़ोन पे आप इंस्टाग्राम भी खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, कोई पबजी खोल दिया आपने, ठीक, यूट्यूब खोल दिया, तो अलग अलग एप्लीकेशंस को रन करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। तो वो मेमोरी कौन सी है? रैम, ठीक है, क्लियर। और कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे हमारे पहले मम्मी पापा वगैरह के पास उतना हाई एंड फ़ोन नहीं लेते हो, इतने होता था, 4 1 GB का फ़ोन होता है, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी ऐप्स खोली होती है एक साथ, 60 70 ऐप्स होती खुली हुई, ठीक है। और आपका फ़ोन, उनका फ़ोन लगता है कि भाई इतना हैंग कर रहा है, तो यूजुअली होता है कि उनकी रैम ही फ्री नहीं होती। से रैम आपकी 4 GB है, ये मैं एग्जांपल हमेशा समझाता हूँ। 4 GB रैम है, ठीक है, क्लियर। से 512 MB की स्पेस आपका इंस्टा यूज़ कर रहा है, इतना करता नहीं है वैसे, ठीक है, क्लियर। देन 512 MB आपका व्हाट्सएप कर रहा है, ठीक है। देन पबजी भी ओपन कर दी, 1.5 GB वो एक्सेस कर रहा है पबजी, ठीक है। कितना हुआ ये? 2.5 GB हुआ। आपके पास फ्री स्पेस है 1.5 GB, ठीक है। अच्छा, पबजी भी बैकग्राउंड में रन कर रही है। अब मैं कोई से बहुत ही हैवी गेम से नीड फॉर स्पीड NFS इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। और NFS की रैम की रिक्वायरमेंट है से 3 GB, कितनी? 3 GB। पर हमारे पास फ्री कितनी है? 1.5 GB है, ठीक है। तो ये ओपन नहीं करेगी, ठीक है। तो रैम सफिशिएंट अमाउंट में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब मैं समझाऊंगा आगे कैसे रैम वगैरह ये फ्रीइंग वगैरह होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, पेजिंग सेगमेंटेशन करता है। एकदम से रैम, जैसे आप एप्लीकेशन बंद करोगे रैम छोड़ेगा। फिर हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट भी समझेंगे, ठीक है, कि अगर रैम को कंपनसेट करना, थोड़ी और इंक्रीज करनी, तो वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं, वो भी हम आज समझेंगे। आगे समझ। तो रैम क्या है? एकदम से ये क्या है? वॉलेटाइल है, ठीक है। वॉलेटाइल क्यों है? कि जैसी एक एप्लीकेशन बंद करी, मेमोरी फ्री हुई, दूसरी एप्लीकेशन आपकी फिर उसके लिए आपकी मेमोरी फ्री होगी, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है? वॉलेटाइल। अच्छा, वॉलेटाइल है, जैसी पावर ऑफ करोगे डेटा ये सारा लूज हो जाएगा, ठीक है, फिर से रीसेट हो जाएगी एक हिसाब से, क्लियर। तो ये क्या है? आपकी रीड एंड राइट मेमोरी। आप दोबारा राइट हो रही है ना, ये देखो लिख गया, मतलब इंस्टा खोला, व्हाट्सएप खोला, इस मेमोरी पे वो ऐप राइट होगी, रिटर्न ऑफ होगी, मतलब रिटर्न ऑफ नहीं, सॉरी, उसके ऊपर आ गई, ठीक है। जैसे ही आप बंद, मतलब वो ऐप बंद करोगे, वो मेमोरी फ्री होगी, फिर से उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU, ठीक है। कौन एक्सेस करता है इसको? डायरेक्टली CPU। कैरेक्टरिस्टिक रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस से मतलब है एनी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड इन सेम टाइम, कोई भी आप लोकेशन एक्सेस करते हो सेम टाइम पे, ठीक है। और ये क्या है? टेम्पररी स्टोरेज है, क्योंकि करंटली रनिंग प्रोग्राम्स के लिए इसका यूज होता है। फास्ट एक्सेस है, ठीक है, फास्ट एक्सेस है, नैनो सेकेंड्स स्पीड। इट इज मेजर्ड इन यूजुअली गीगाबाइट्स। अब गीगाबाइट्स में, पहले तो ऐसा होता था 512 MB रैम, 128 MB रैम, ठीक है, तो इतना कम होता था पहले। अब धीरे धीरे क्या है? प्रोसेसिंग पावर बढ़ रही है, रैम की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। आया समझ? पहले 1 GB रैम का फ़ोन भी बड़ी बात होती थी, अब तो 12 GB नॉर्मल ही आते हैं, 8 GB, ठीक है। तो वाई मोर रैम इज़ बेटर, मैंने आपको समझा दिया है। मोर प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो कंप्यूटर जल्दी काम करता है, वर्क्स योर फास्टर, ठीक है। एंड लेस यूज ऑफ स्लो वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट हम समझेंगे, बट वर्चुअल मेमोरी को अगर हम यूज करते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है आपका एक्सेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इफ रैम इज फुल कंप्यूटर बिकम स्लो। फोन पे भी सेम, क्योंकि फोन भी आपके हाथ में क्या है? कंप्यूटर ही है, ठीक है। बिकम स्लो बिकॉज इट यूजेस हार्ड डिस्क एज एक्स्ट्रा रैम, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क का यूज करना एज एक्स्ट्रा रैम, इसी कंसेप्ट को वर्चुअल मेमोरी कहा गया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रैम देख लेते हैं। 2 तरह की रैम होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक रैम, एस रैम, ठीक है, और दूसरी होती है डी रैम, यानी कि डायनामिक
रैम, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इट इज अ वेरी हाई स्पीड रैम दैट स्टोर्स डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं, अब उतना डीप आपको समझ मतलब जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते हैं, क्लियर। तो इनमें क्या है, रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इनको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर। तो की फीचर क्या है, ये बहुत ही फास्ट होती है, नो रिफ्रेशिंग नीडेड, बहुत ही लो लेटेंसी होती है, क्लियर। लेटेंसी का मतलब क्या हुआ कि आपको एकदम से एक्सेस मिल रहा है, वह मतलब जो आप कर रहे हो, कोई आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वहां पे ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स रियल टाइम में नहीं मिल रहा, एकदम से मिल जाएगा आपको रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लियर, इंस्टेंट, ठीक है। देन डेटा रिटेन्ड एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन, जब तक आपकी पावर ऑन है तब तक डेटा आपका रिटेंशन रहेगी, किसमें, एस रैम में, ठीक है। कॉस्ट एंड कैपेसिटी की बात करें, एक्सपेंसिव है, और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है इसकी, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें एक्चुअली आपके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप खुद में ट्रांजिस्टर सी टाइप ही है, ठीक है। तो 6 ट्रांजिस्टर पर बिट होते हैं इसमें, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता है, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, ठीक है। रिफ्रेश, इसमें मैंने बताया था रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉस्ट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और इसका यूज होता है आपकी कैश मेमोरी में, जो L1 L2 L3 की जब हम बात करते हैं तो उसमें एस रैम यूज होती है, कौन सी, स्टैटिक रैम, ठीक है। कौन सी यूज होती है, स्टैटिक रैम। और जो रियल जो रैम होती है उसमें होती है आपकी डायनेमिक रैम, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो जब आप कैश मेमोरी की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर मेंशनिंग कैश मेमोरी L1 L2 L3 कैश मेमोरी, तो इट कौन सी मेमोरी होती है उसमें, आपकी स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, तो क्या मार्क करोगे, स्टैटिक रैम होती है, ठीक है, एस रैम होती है, क्लियर। कैश मेमोरी वेयर कहाँ यूज होती है, आपकी अलग अलग कैश मेमोरी होती है, L1 L2 और L3 कैश, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू सीपीयू, ठीक है, आया समझ, क्लोजेस्ट टू योर सीपीयू। तो एस रैम इज फास्ट, सबसे फास्ट है, कॉस्टली है, एंड यूज्ड एज कैश मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। मतलब जो मैं टेबल बता रहा था ना, रजिस्टर्स के नीचे आपकी एस रैम आएगी, जब कैश की बात कर रहे हैं हम, कैश मेमोरी थी ना, तो एस रैम है, फिर नीचे आएगी डायनामिक रैम, फिर आएगा आपका, क्लियर हो गया। इसमें यही चीज याद रखनी है कि जो आपकी कैश मेमोरी है कौन सी रैम यूज होती है उसमें, एस रैम, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम डायनामिक रैम पे, ठीक है। तो जो उसमें चीजें हम कर रहे थे वो इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो पहला है आपका डायनेमिक रैम, अ रैम दैट स्टोर्स डेटा एज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन, इस तो उसमें क्या है, ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे थे, इसमें ट्रांजिस्टर्स भी यूज होते हैं और कैपेसिटर्स भी यूज होते हैं, ठीक है। रैम जिस तो जो डेटा स्टोर है वो डेटा आपका स्टोर होता है एज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन कैपेसिटर्स एंड मस्ट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली, ठीक है। मतलब एज इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका डेटा स्टोर होता है इसमें, हम किसका यूज करते हैं इसमें, कैपेसिटर्स का, उसमें तो ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे थे बस, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो वो रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, खुद से रिफ्रेश होता रहता है, जो स्पेस छोड़ेगा, फ्री करेगा, जैसे आप मतलब जब उसको उसका नीड नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या है, रिफ्रेशिंग कंसेप्ट है, ठीक है। चार्ज लीक्स ओवर टाइम, डेटा लॉस्ट अनलेस रिफ्रेश, तो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो ये रिफ्रेशिंग है वो होती है आपकी 1000 ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम इसकी कैपेसिटी और कॉस्ट की बात करें तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो कैश होती है ना, जो कैश मेमोरी स्टैटिक रैम है वो नहीं होती ज़्यादा बड़ी, वो MB में होती है, जैसे 128 MB, ठीक है, ऐसे होता है, सॉरी 128 तो बोल 12 MB कैश, 16 MB कैश, ऐसे रहता है वो। और ये तो देख लो आपकी रैम, तो आपको पता है जीबीज में जाती है, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 32 GB, सॉरी 12 तो नहीं, 16 GB, 32 GB, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, इट इज मच चीपर देन योर एस रैम, ठीक है। इसमें वही बात आ गई ना, नीचे को जा रहे हो तो प्रोसेसिंग पावर कम हो रही है पर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी टेक्नोलॉजी देख लो, उसमें क्या है, बस ट्रांजिस्टर था, ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर था, इसमें ट्रांजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, 1 ट्रांजिस्टर प्लस 1 कैपेसिटर पर बिट, ठीक है। तो जो आपका डेटा इस कैपेसिटर में स्टोर रहता है चार्ज की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट नीड्स रिफ्रेशिंग, तो इसकी स्पीड इज मॉडरेट, ठीक है, रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड है, डेंसिटी इसकी हाई है, मोर कैपेसिटी इन लेस स्पेस, ठीक है।
तो इट इज चीप, चीप मतलब उसके कंपैरिजन में ऐसे सस्ता नहीं है बहुत, ठीक है। यूज यही आपकी मेन सिस्टम रैम है, आगे समझ। तो यही मैंने आपको बताना, तो जो मेन जो रैम होती है वो डायनेमिक होती है आपकी, ठीक है, और जो कैश है वो होती है स्टैटिक, स्टैटिक रैम, ठीक है। वेयर इट इज यूज्ड एज मेन मेमोरी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं मेन मेमोरी को रेफर कर रहा हूं तो वो एक हिसाब से आपकी डायनेमिक रैम है। क्या है? डायनेमिक रैम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, जो पहले वाले उनकी रिक्वायरमेंट भी है, बट जो मेन आपकी एप्लीकेशन रन करेगी वो इसी पे करेगी, डायनेमिक रैम पे। और जब एस रैम की बात कर रहे हैं, स्टैटिक रैम, जो कि आपकी कैश मेमोरी है, इसमें तो मोस्ट यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? तो डी रैम इज स्लोअर, चीपर एंड यूज्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अच्छे से आया समझ? अब देखो मैंने पटवारी में बताया था तो इतना डीप नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उसमें इतना नहीं आएगा। अब इसमें आपको पता बहुत अच्छे से, मैं भी समझ गया हूँ, आप भी समझ गए होंगे। आपको आगे समझ, आगे ना समझ, ठीक है। तो रजिस्टर देखेंगे, हम रजिस्टर्स भी पढ़ेंगे, रजिस्टर्स, देन कैश, कैश स्टैटिक रैम, देन डायनेमिक रैम या मेन मेमोरी, फिर आएंगे उसके नीचे बाकी, ठीक है। हाँ, और ये आपकी मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है, मदरबोर्ड पे लगी होती है। जो मदरबोर्ड वैसे मैंने बताया, मैं मदरबोर्ड फिर से बताऊंगा आर्किटेक्चर में। मदरबोर्ड में अलग से स्लॉट होते हैं रैम के, उसमें लगते, ठीक है, क्लियर। बट जो जहाँ पे आपका कोर लगा होगा ना, ऐसे आपने, मैंने बताया था प्रोसेसर ऐसे होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ आपका, जो वो होता है आपका मेन, यही तो आपका सीपीयू एक्ट करता है, ये तो सारे, ठीक है। तो इसके नज़दीक ही होती है दूसरे वाली ये स्टैटिक रैम, जो आपकी कैश होती है। जो रैम का स्लॉट है वो तो थोड़ा दूर होगा मदरबोर्ड पे, ऐसे ऐसे थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। इस पे लगती है ऐसे, चिप्पी लगती है ऐसे, ठीक है। आगे समझ। तो हम कंपैरिजन देख लेते हैं। स्पीड बहुत फास्ट, इसके कंपैरिजन में स्लो है, इसके कंपैरिजन में स्लो, ऐसे स्लो नहीं होती डायनेमिक रैम। रिफ्रेशिंग नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड है। कॉस्ट वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या है? चीप है। फिर हम कैपेसिटी की बात करेंगे, लो कैपेसिटी इतनी होती 12 MB कैश, 16 MB कैश, ऐसा ही होता है, ठीक है। आया समझ? और इसकी बहुत हाई रैम, अब स्टार्ट ही 4 GB से होती है अगर मैं बात करूं, ठीक है। ये तो MB की बात कर रहा हूं मैं। सर्किट, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, इसमें आपके कैपेसिटर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर भी और कैपेसिटर भी। ये फ्लिप फ्लॉप यूजुअली ट्रांजिस्टर ही होता है, इसमें कैपेसिटर भी आ गया, ट्रांजिस्टर भी और कैपेसिटर भी आ गया। यूजेज, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी जब मैं रेफर कर रहा हूँ, पहले तो मैं रैम रैम बोल रहा था, तो मेन मेमोरी जब हम बोल रहे हो तो एक हिसाब से डायनेमिक रैम बोल रहा हूँ। आगे समझ, ठीक है। अब डी रैम एवोल्यूशन, हाँ अब ये देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप कई बार जब कुछ नया लैपटॉप खरीदने जाओगे या फ़ोन खरीदने जाओगे, तो उसमें रैम का जब रेफर किया होता है तो ऐसे बोलते हैं DDR3, DDR4 रैम, DDR5 रैम, ठीक है। तो जब वो बात करें, हम डायनेमिक रैम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक रैम की डी रैम एवोल्यूशन देख लेते, तो अलग अलग वेरिएंट है। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी किसकी, आपकी ये ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर हुए, फिर ऐसे बढ़ी ना प्रोसेसर की, तो वैसे ही आपकी मेमोरी की जो टेक्नोलॉजी वो भी एडवांस होती गई, ठीक है। तो DDR तो ऐसे यूज करते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR, तो लेटेस्ट ही है DDR5। यूजुअली जो जैसे ये सिस्टम ये सब चल रहे होंगे DDR4 पे चल रहे हैं। जो आज से मेरा जब मैं बीटेक कर रहा था फर्स्ट ईयर में, जो मेरा लैपटॉप था उसमें DDR3 थी, DDR3 रैम थी। तो DDR की फुल फॉर्म देख लो, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट रैम transfers data on both rising and falling edges of the clock cycle, effectively doubling your data transfer speed, ठीक है, क्लियर। तो ये है डेटा रेट, ठीक है, ये डेटा रेट है। तो DDR1 थी पहली, 2000 में आई थी, ठीक है। ये इसका डेटा रेट है 200 से 400 MTS, MTS है ये, मेगा ट्रांसफर्स पर सेकेंड। ट्रांसफर क्या हो रहा है कि मेमोरी फ्री हो रही है, फिर से ऑक्यूपाई हो रही है, फिर फ्री हो रही है, फिर मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई हो रही है, आ रहा समझ? जैसे आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो जितना फास्ट डेटा रेट होगा वो उतनी फास्ट मेमोरी होगी, होगी कि नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। और वोल्टेज का कंसेप्ट भी है, रैम भी तो पावर खींचती है। तो जैसे जैसे आपकी रिसर्च बढ़ रही है, नेक्स्ट वर्जन आ रहे हैं, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, वो कम वोल्टेज रिक्वायर करती है, नीड होती है उसमें। आगे समझ, ठीक है। तो देखो लेटेस्ट कौन सी है, DDR5, ठीक है। तो जब आप नया लैपटॉप परचेज करने जाओ, जब उसे रैम पूछो, रैम की कैपेसिटी 8 बोलना, 8 काफ़ी होती है जैसे अभी, तो उसको ये भी बोलना कि DDR4 है, DDR5 है,
ठीक है, आया समझ, DDR4 या DDR5। तो अगर वो ये वाली दे रहे तो ये आउटडेटेड है, बोलना ये तो चाहिए ही नहीं अब। आया समझ। तो इससे भी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आगे समझ, ठीक है। हाँ, अब की ट्रेंड्स क्या है, की ट्रेंड्स हमने ये ऑब्जर्व किए कि स्पीड इंक्रीज कर दी है हर एक जनरेशन के साथ, और वोल्टेज कम हो रही है। वोल्टेज कम हो रही है तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कम होगी तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। जब हीट कम प्रोड्यूस होगी तो आपका सिस्टम अच्छे से काम करेगा। साइंस है इसके पीछे भी, ठीक है। हायर कैपेसिटी सपोर्ट, ठीक है, एंड इम्प्रूव्ड बैंडविड्थ एज वेल एज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर नई DDR है तो वो फास्ट होगी और लोअर पावर कंजम्पशन होगी उसकी, ठीक है। तो DDR वर्जन्स आर नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये है कि अगर आपके लैपटॉप की जब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है, मदरबोर्ड है, तो उसमें अगर DDR3 लग रही है तो आप DDR4 नहीं लगा सकते, ठीक है। DDR5 सपोर्ट्स मच हायर बैंडविड्थ देन DDR4, ठीक है। तो ऐसा होता है कि से आप कई बार लैपटॉप परचेज करोगे, जैसे मैंने लैपटॉप परचेज किया 4 GB वाला, 4 GB रैम थी उसकी, ठीक है। पर मेरे लैपटॉप में है कैपेसिटी 2 स्लॉट है, तो मेरे एक ही पत्ती लगी है वो 4 GB रैम का जो पत्ता होता है, ठीक है। तो मेरे वाले की एक्सपेंडेबल है 8 GB, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप में था DDR3 था, तो दूसरे पत्ते पे DDR4 नहीं लगाऊंगा मैं, DDR3 लगेगी। आगे समझ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ लिखा है DDR वर्जन्स आर नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल, ठीक है। हाँ हाँ, 2 लग सकती है, अगला नहीं, आगे वाली नहीं लगेगी, ठीक है। बट नहीं लगा, क्यों लगाना वो, ठीक है, 3 ही लगाओ, ठीक है। कॉस्ट का है, जैसे आप नीचे को आओगे महंगा होगा, ठीक है। जैसे ना, जैसे नए 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 फ़ोन आते हैं, जैसे वन प्लस इतने लॉन्च करता है, फ़ोन मार्केट की बात करता हूँ मैं, वन प्लस करेगा, सैमसंग करेगा, ठीक है। तो ये आपको लगता होगा कि भाई 35,000 में इतना कुछ दे रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं चोरी करते हैं, चोरी इन द सेंस कहीं ना कहीं वो कॉस्ट अपनी कम करते हैं। तो वो यही करेंगे कि उन्होंने बहुत चीज़ों में अच्छा किया होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसी चीज़ों में कर देंगे। वो लोगों को, आम लोगों को पता नहीं होता कि वो DDR3 का यूज़ करे या DDR4 का यूज़ करे, जबकि DDR5 आना चाहिए। आगे समझ। तो इसमें में ये वो कॉम्प्रोमाइज़ करते, ठीक है। अब कंपनी चला रही है, अपनी घाटे के लिए थोड़ा ना करेगी। असेंबलिंग होगी जब आप किसी आप डिवाइस की, तो वो सब कुछ देखेंगे कि वो ये देखेंगे कि अगर मेरा खर्चा एक डिवाइस पे 15,000 है, 15,000 आ रहा है, तब जाके मैं उसको 40,000 पे बेचूंगा, है कि नहीं, सारा कुछ मिला के, ठीक है। अब आया रोम, जैसे एप्पल है, ऐसी थोड़ा ट्रिलियन, कितने ट्रिलियन की उसकी वर्थ होगी है, नेटवर्थ हो चुकी है, ठीक है, जो वैल्यूएशन है। क्यों? क्योंकि एक आईफोन की असेंबलिंग का खर्चा 12 से 15,000 आता है, और 82 83 का है आपका आईफोन जो 17 है कि नहीं। तो खुद सोच लो कितना अमीर नहीं होगी कंपनी, इतना कमा रही है। और है क्या सारा, मतलब इतना मैं समझता नहीं कुछ, बहुत ही ज़्यादा हाइप बनी है, बस स्टेटस सिंबल बन चुका है, ठीक है। अब आया रैम, अच्छे से क्लियर हो गया, डायनेमिक स्टैटिक याद रहेगा, DDR हमने जनरेशन भी कर दी। अब देखते हैं रोम। रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी, रैंडम रैम क्या है, दोनों रीड एंड राइट। तो इसको आप सिर्फ रीड कर सकते, इसको लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये क्या है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये आपके डेटा को बिना पावर के भी सेफ रखती है, ठीक है। कंटेन्स योर परमानेंट इंस्ट्रक्शन। जो आपने सिस्टम को परमानेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जो आपने सिस्टम वगैरह असेंबल किया है ना कि आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका परमानेंट इंस्ट्रक्शन है। वो कौन स्टोर करके रखता है? रोम, ठीक है। मोस्टली रीड ओनली, सम टाइप्स अलाउ राइटिंग। कुछ टाइप्स में आप राइटिंग फिर भी अलाउ होती है, ठीक है। बट मेजरली क्या है, जब नाम में ही फुल फॉर्म में क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका पर्पस क्या है, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, बायोस और UEFI, ठीक है। क्लियर? ये है आपका फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है कि जो आपने सारे के सारे जो यूनिट्स असेंबल किए, मदरबोर्ड में अलग अलग यूनिट लगे हैं, तो यार उनका भी तो एक परमानेंट कोड लिखा होना चाहिए, तभी आप एक्सेस करोगे ना। उस परमानेंट कोड के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, बाकी एप्लीकेशन रन करती है। आया समझ? कि से फॉर एग्जांपल आपकी रैम है, रैम की भी तो कुछ कोडिंग की होगी, माइक्रो प्रोसेसर की कुछ कोडिंग की होगी, ठीक है। छोटे छोटे सर्किट बोर्ड्स है, छोटे छोटे आपके पोर्ट्स है, इनकी अपनी कोडिंग हुई होगी,
ठीक है, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, स्टोर्स फर्मवेयर, ठीक है। फर्मवेयर दो तरह के होते हैं, या तो बायोस या यूईएफआई। अभी इतना याद रखो, कल अगली क्लास में ये अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्लियर। तो जो आपके, हाँ, इसमें आपकी और बूटिंग इंस्ट्रक्शन भी होती है। बूटिंग क्या होती है कि जब आप पावर ऑन करते हो, ठीक है, क्लियर, तब आपके सारे सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते कि नहीं, ठीक है। और जब आपकी जो आपको विंडोज डेस्कटॉप की आती तब तक जो पूरा प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं क्या, बूटिंग बोलते हैं उसको। क्या हो रहा है कि जितने भी कंपोनेंट आपके लगे हुए हैं वो रेडी हो गए कि हम टास्क करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। अगर वो रेडी नहीं होंगे तो बीप बीप की साइन वो आ जाता है, या फिर आपका ब्लू स्क्रीन आती है, कई बार ब्लू स्क्रीन क्रैश वाला आता है ना, ठीक है, एरर सा आता है, तो वो क्या क्रैश हो गया, वो ढंग से कुछ ना कुछ कंपोनेंट काम नहीं कर रहा, कोई ना कोई फर्मवेयर अच्छे से लोड नहीं हुआ है। आया समझ। तो फर्मवेयर क्या है, खुद में फर्मवेयर होता है खुद का कोड जो लिखा होता है किसका, इन छोटी छोटी कंपोनेंट्स का, जिनको असेंबल किया जाता है किस पे, मदरबोर्ड पे। किस पे किया जाता है, मदरबोर्ड पे, ठीक है। क्योंकि हर एक जो कंपोनेंट है अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट है वो खुद में क्या है, कुछ नहीं, हार्डवेयर है, फिजिकल है, बट उन पे जब हम कुछ कोडिंग लिखेंगे तभी उनको एक्सेस कर सकते हैं, तभी उनसे काम करवा सकते, तभी आपकी रैम काम करेगी, तभी वो हीटअप होगी, जो मैं पूरा बता रहा था। आया समझ। जो ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर सी है फॉर एग्जांपल, उसी से बनाए ना आपकी रैम, ठीक है, क्लियर। फैक्ट्री प्रोग्राम्ड डेटा, ठीक है, तो ये हमेशा परमानेंटली रहेगा, सिस्टम बंद हो जैसा भी हो ये रहेगा। आया समझ। कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, आपकी परमानेंट स्टोरेज है, रैम से स्लो होता है, ठीक है, कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड। और ये सबसे ज़रूरी है जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, जब आप पावर बटन ऑन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिस्टम ऑन होते हैं। पावर केबल एक सिग्नल भेजती है कि रेडी हो जाओ, तब जाके रेडी होते सारे कंपोनेंट आपके, फिर ठीक है, फिर एक्सेस मिलती है पावर की। तो आया समझ। तो इस वे में ये वर्क करता है। टाइप ऑफ रोम देख लेते हैं हम। टाइप ऑफ रोम, ठीक है, अलग अलग तरह की है। रोम फैमिली एवोल्यूशन, पहली थी आपकी मास्क रोम, ठीक है, पहली मास्क रोम, एम रोम, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है फैक्ट्री प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही आपकी इसकी कोडिंग की होती है। आया समझ। तो ये क्या हुई आपकी मास्क रोम, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज। ये यूज होती है जब आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थी मास्क रोम। तो मेजरली सबसे सिंपलेस्ट टाइप कौन सी हुई, मास्क रोम, ठीक है। ये मतलब फैक्ट्री प्रोग्राम्ड है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी, भाई इस फर्मवेयर की यही डिफॉल्ट सेटिंग है, यही रहेगी। अब दूसरा आया प्रॉम, पी रोम, ठीक है। तो इसमें पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल। तो आप समझ गए कि डेफिनेशन की प्रोग्रामेबल है, मास्क रोम में तो नहीं कर सकते, डिफॉल्ट है, ठीक है। इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो, कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय यूजर, ठीक है, कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय यूजर। तो ये यूज करते हैं फ्यूजिबल लिंक्स का, ठीक है, फॉर स्मॉल प्रोडक्शन रन्स इसका यूज होता है। तो प्रॉम क्या हुआ, प्रोग्रामेबल, ठीक है। आप उस दिन एक दिन क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि सर रैम में होगा ये कि नहीं, तो नहीं होता, रोम में ही होता है, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट है ई प्रॉम, ठीक है। तो मास्क में देखो नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्लियर। प्रॉम में क्या है, वंस कर सकते हो। अब आया ई प्रॉम, इरेजेबल, तो इसमें आप कर सकते हो इरेज, कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट, इसको आप फिर भी इरेज कर सकते हो यूजिंग यूवी लाइट। यूवी क्या है, यूवी लाइट क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो होल चिप इरेज्ड एट वंस, फिर आपको इसको फिर से लिख सकते, ठीक है। तो इसका यूज आपके पुराने बायोस में होता था, यूज्ड फॉर बायोस इन ओल्डर कंप्यूटर्स, ठीक है, ओल्डर कंप्यूटर्स में इसका यूज किया जाता था। आ गया समझ। मास्क रोम, प्रोग्रामेबल रोम, देन ईप्रोम, ठीक है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रोम। अब आया डबल ईप्रोम, ठीक है। तो ईप्रोम में हम उसका किसका, यूवी लाइट्स का यूज कर रहे थे ना, इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इरेज करने को, ठीक है। मतलब इरेज जैसा मतलब है जो आपने इसकी कोडिंग वगैरह फर्मवेयर लिखा है ना, तो उसको आप मतलब इरेज करते फिर से लिख सकते हो, ठीक है। और डेटा स्टोर ही कैसे होता है, डेटा स्टोरेज का कंसेप्ट ये है कि मैकेनिकल मूविंग पार्ट है, ठीक है, उस पे आप डेटा मतलब एक हिसाब से छाप रहे हो उसको, ठीक है,
तो जब इसको इरेज कर सकते कि फिर से छाप सकते, आया समझ? तो यही सिंपल सी साइंस है ये, आगे समझ? तो जो ये सेक्टर है मैकेनिकल मूविंग के सेक्टर है, इन पे स्टोर्ड होता है डेटा आपका, क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैटू बना रहे हो, टैटू स्किन पे बनता है कि नहीं? तो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, ठीक है? तो अलग अलग वे में इरेज करते हैं ना उस सरफेस पे, यूवी रेज का करेंगे। तो ई प्रोम में क्या, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, ठीक है? मॉडर्न टाइम में इसी का यूज होता है, मॉडर्न टाइम में इसी का यूज होता है आपकी, यूज्ड फॉर मॉडर्न बायोस और यूईएफआई। अच्छे से हम इसको कल समझेंगे, ठीक है? ये बायोस और यूईएफआई है क्या। तो इट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, ठीक है? इसमें आपका बाइट लेवल इरेजर पॉसिबल है। और फिर अगली आई फ्लैश मेमोरी, ठीक है? फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी भी आपकी टाइप ऑफ ई प्रोम है, जो आपका पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी, ठीक है? तो फ्लैश मेमोरी का ही यूज करते हैं हम इसमें, एसएसडी में, यूएसबी ड्राइवर में। देखो एचडी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, एचडी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? यूज्ड इन एसएसडी, यूएसबी ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का यूज करते हैं इरेज करने को, ठीक है? और जब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं ना, फिर बता देता हूँ मैं पहले, जब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में हम मैकेनिकल पार्ट का यूज करते हैं, ठीक है? मैकेनिकल पार्ट का, उसमें इरेज वैसे नहीं करते, इसमें इरेज कैसे होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। तो ये फास्ट होता है ये वाला, जब इरेज करना हो तभी इसका यूज किसमें होता है? एसएसडी और यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव आपकी, मेमोरी कार्ड में भी एकदम से हो जाता है ना इरेज भी, डिलीट भी चीज हो जाती है, ठीक है? तो रैम हो गया, रोम हो गया। रोम आगे समझ? रोम क्या है? जो जो फर्मवेयर स्टोर करके रखता है आपका, ठीक है? अब आते हैं कैश मेमोरी पे, ठीक है? कैश मेमोरी को हम स्पीड ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड ब्रिज, ठीक है? तो जैसे रैम है, ये रैम है ना, ये सीपीयू है। जब कोई आपने टास्क करवाना तो सीपीयू किसकी, रैम की एक्सेस करेगा ना, ठीक है? तो इनके बीच एक मेमोरी होती है प्लेस, उसको बोलते हैं कैश। क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी, ठीक है? सीपीयू ने इसको एक्सेस तो करना ही है, ठीक है? इसको एक्सेस करना ही है, पर वो इसको भी एक्सेस करता है क्योंकि इसके नजदीक होता है, सीपीयू के नजदीक, ठीक है? तो रैम क्या था? रैम काम करता था जो जिसका यूज होता है आपकी एप्लीकेशन वगैरह रन करने के लिए, ठीक है? पर जो सबसे फ्रीक्वेंटली, सबसे मोस्ट यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन है, वो एक जगह स्टोर करते हैं हम कैश में। तो ऐसा नहीं है कि से फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम आपके उसमें पहले से खुला हुआ है, ठीक है? पहले से खुला हुआ है, आपने एप्लीकेशन क्लोज नहीं की है, ठीक है? क्लियर? तो क्या होगा? वैसे तो रैम हर बार ओपन अप होनी थी जब आपने बार बार इंस्टाग्राम बंद करके खोलना था, बट अब आपकी मेमोरी में अगर पहली पड़ा है, वो किस में पड़ा है? एक हिसाब से कैश में पड़ा है, वो कैश में उसकी मोस्ट यूज डेटा इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ठीक है? तो एकदम से वो खुल जाएगी आप, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हो कि कैश अगर ज़्यादा है तो काफ़ी फास्ट आपकी डिवाइस काम करती, ठीक है? तो रैम ही नहीं, कैश भी मैटर करती, ठीक है? तो वेरी फास्ट मेमोरी किसके बीच है? सीपीयू और रैम के बीच। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, ठीक है? जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है उसको स्टोर करके रखता है। तो इससे क्या है? देखो इंस्टा का छोटा सा इम्प्रिंट आपके कैश में स्टोर्ड है, ठीक है? कैश में स्टोर्ड है, पर पूरा इंस्टा जब रन होगा तो रैम पे ही ना, पर कुछ उसका इंस्ट्रक्शन और डेटा उसने कैश में स्टोर करके रखा, तो एकदम से ओपन हो जाएगा आपका, एकदम से आपकी ऐप ओपन हो जाएगी, ठीक है? रिड्यूसेस टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम योर रैम। अब कैश की नीड क्यों है? अब भी आप समझ गए होंगे कि सीपीयू स्पीड इज मच फास्टर देन रैम स्पीड, ठीक है? सीपीयू है, सीपीयू जो काम करता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन करता है, मिलियंस ऑफ, ये था ना मैंने बताया था मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड चलती है, ठीक है? तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसको जल्दी एक्सेस चाहिए, ठीक है? तो इसके साथ तो इतनी इसकी नहीं होती स्पीड, ठीक है? इसके साथ वो सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता, तभी क्या बनती है आपकी कैश। विदाउट कैश सीपीयू वुड वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर रैम। अगर कैश नहीं है तो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ से इसको मिल रहा है एक्सेस, अगर कैश नहीं तो सीपीयू वेला बैठा रहेगा, ठीक है? फिर है कैश हिट वर्सेस कैश मिस, ठीक है? कैश हिट वर्सेस कैश मिस भी कंसेप्ट है। हिट होता है तब जब डेटा आपको कैश में मिल गया, जब फास्ट एक्सेस मिल गई
तो उसको बोलते हैं कैश हिट। और कैश मिस का मतलब क्या हुआ, डेटा आपकी कैश में है ही नहीं, तब पूरी रैम को एक्सेस करके खुलेगा, लेट खुलेगा। आया समझ? हिट फास्ट मतलब कैश में पड़ा है, मिस कैश में नहीं है, रैम को ये डायरेक्ट एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपीयू इसमें एक हिसाब से समझ सकते हो, पहले आपकी कैश को एक्सेस कर रहा है कि भाई है उसमें मोस्ट डेटा यूज्ड इंस्ट्रक्शन, नहीं है तो फिर रैम को एक्सेस करना पड़ेगा, तब आपको नेचुरली पता है कि फिर स्लो होगा काम। ठीक है, लोकेलिटी प्रिंसिपल की टेम्पोरल लोकेलिटी, रिसेंटली यूज्ड डेटा लाइकली टू बी यूज्ड अगेन, जो मोस्ट रिसेंटली डेटा है उसको फिर से यूज करेंगे। ठीक है, तो टेम्पोरल लोकेलिटी है किसमें, कैश में। देन स्पेशियल लोकेलिटी, ठीक है, स्पेशियल लोकेलिटी का मतलब है डेटा नियर यूज्ड डेटा लाइकली टू बी यूज्ड अगेन, मतलब कोई डेटा है उसके साथ वाला डेटा भी अगर आपका यूज हो रहा है तो वो भी फिर से डेटा, मतलब टेम्पोरल समझ गए। टेम्पोरल क्या हुआ, रिसेंटली यूज्ड डेटा लाइकली टू बी यूज्ड अगेन। ठीक है, और स्पेशल लोकेलिटी है कि जो डेटा यूज किया है उसके नजदीक का डेटा भी यूज हो सकता है। ठीक है, आगे समझ? तो ये दो प्रिंसिपल भी इसमें यूज होते हैं। कैश आगे समझ, कैश क्या करता है, मोस्ट यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, एक्सेस किसके बीच होता है, कैश, सीपीयू और रैम के बीच। तो सीपीयू पहले कैश को एक्सेस करता है कि है तो नहीं उसमें, फिर वो रैम के पास जाएगा, फिर मैंने बता दिया कैश हिट और कैश मिस। अब देखते हैं कैश के अलग अलग टाइप्स या कैश के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं मेजरली, L1, L2 और L3। ठीक है, अब इनमें भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सबसे फास्ट होता है ये L1, L1 कैश, लेवल 1 कैश। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे थे, अब कैश में भी अब कंपटीशन है, L1 है, L1 की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, L1, L2, L3 ऐसा चलता है। ठीक है, और इसमें कैसा था, ऐसा था ना, ये एस रैम ही है के हिसाब से है कि नहीं, और ये डी रैम। फिर आएगा आपका, अब मैं इसकी वो कर रहा हूँ L1, L2, L3, इसमें सबसे फास्ट ही होगी। अब वो लॉजिक तो इसमें भी होगा, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी कम होगी, सबसे कम होगी इसकी। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है पर स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। आया समझ? जब हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो L1 की कम होती है। देख सकते हो आप, साइज 32 से 64 किलोबाइट पर कोर, मल्टी कोर होता है ना आपके प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, और जो कैश होती है सबसे नजदीक होती है किसके, आपके सीपीयू के, सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्लियर? तो देख सकते हो ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट कैश है, एक्सेस टाइम 1 से 4 क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, और इसकी लोकेशन है इनसाइड ईच सीपीयू कोर, इनसाइड ईच सीपीयू कोर। मल्टी कोर सिस्टम होता है ना, मल्टीपल कोर्स बने होते हैं, मल्टीपल बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, अलग अलग कोर बनते हैं, फिर वो कोर साथ में काम करके बहुत बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करते हैं, ऐसा होता है मल्टी कोर सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल कोर्स होते हैं। ठीक है, ये कोर क्या है, खुद में भी क्या है, ऐसे बिल्कुल टाइटली पैक्ड आपकी ये ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स ये सब है। आया समझ? ठीक है, मतलब बहुत ही नैनो लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे ये सारे वो आपकी वेफरिंग की करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इसकी लोकेशन क्या है, इनसाइड ईच सीपीयू कोर। ठीक है, तो इसको भी स्प्लिट किया गया होता है, वैसे इतना डीप नहीं पढ़ना है पर फिर भी। एक इंस्ट्रक्शन कैश होती है जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगी, और एक डेटा कैश होती है जो डेटा को स्टोर करेगी। डेटा क्या हुआ, डेटा हुआ जो जिस पे काम करना है। इंस्ट्रक्शन क्या हुई, इंस्ट्रक्शन हुई जो करवाना है काम, हमने जो हमने काम करवाना है वो क्या होगी, इंस्ट्रक्शन हुई ना। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन देंगे ना हम कि ये करते भाई, पर एक जगह आपका डेटा जाएगा, एक जगह आपकी इंस्ट्रक्शन जाएगी। तो दो तरह दो उसमें स्प्लिट हुई होती है कि आई कैश और एक डी कैश। ठीक है, पर्पस इमीडिएट डेटा एक्सेस फॉर द सीपीयू कोर। और मैंने आपको देख लो, आप देख लो इसमें लिखा है कि हर सीपीयू कोर में एक L1 कैश होगा। क्या होगा, L1 कैश। ठीक है, अब आएंगे हम L2 कैश पे, लेवल 2 कैश। ठीक है, तो उसका साइज देखो कितना था, 32 से 64 किलोबाइट, किलोबाइट बस देख लो। ठीक है, और रैम आप गीगाबाइट। ठीक है, और जब मैं कैश की बात कर रहा था तो ऐसा था 12 MB के, 12 MB L3 कैश, 16 MB में। तो जब L1 की तो मैंने बात नहीं की, L1 देखो कितना है, 32 से 64 किलोबाइट। ठीक है, अब लेवल 2 देखो, लेवल 2 का साइज देखो 256 किलोबाइट से 1 MB पर कोर जनरली। ठीक है,
तो ये क्या है, वही स्लोअर देन L1 बट बीच में ना L2, L1 से स्लोअर है पर L3 से फास्ट है, ठीक है। लोकेशन 1 चिप इनसाइड CPU यूजुअली पर कोर, इसका भी वैसे ही रहता है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस है कि जो डेटा L1 में स्टोर नहीं हो रहा ये उसको स्टोर करेगा, स्टोर्स डेटा नॉट फाउंड इन L1, ठीक है। और इसका काम है एज अ बैकअप एक्ट करना, किसका, L1 का, L1 कैश का एज अ बैकअप एक्ट करना, ठीक है। अब आए L3 कैश। अब L3 का साइज देखो 2 MB से 64 MB, तब देखो मैं 12 MB 16 MB बोलता था ना, तो जब मैं उसकी बात कर रहा था इसी की बात कर रहा था, लेवल 3 कैश, ठीक है। तो इसका आप समझ गए कि इट इज लोअर देन L1 एंड L2, फास्टर देन रैम, ठीक है, ठीक है। तो ये एक ही होती है CPU चिप, एक ही L3 कैश होती है, और ये सारे के सारे कोर एक्सेस करते हैं। L1 क्या था, हर कोर का अपना था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इट इज शेयर्ड अमंग ऑल कोर्स, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो इसका पर्पस क्या है, रैम की एक्सेस टाइम को कम करो, ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। इंप्रूव्स मल्टी कोर परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था मल्टी कोर सिस्टम होता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप कैश की हायरार्की, देखो इधर सबसे फास्ट L1, फिर L2, फिर L3, फिर आई रैम आपकी, ठीक है। ये क्या हो, आपकी स्टैटिक रैम, ठीक है, वो डायनेमिक रैम। तो L1 लाइटनिंग फास्ट, L2 क्या है, लेवल अप बैकअप, और L3 क्या है, लास्ट कैश बिफोर रैम। तो CPU जब एक्सेस कर रहा है ना, L1 के पास जाएगा, फिर L2 के पास, फिर L3 के बाद, फिर रैम के पास। आया समझ? अब देखो, अब वो डायग्राम मैंने आपको बताया था ना, जो ये देखो यहाँ पे CPU कोर है, L1 कैश अलग कोर की है, जैसे इस कोर की अलग है, इस कोर की अलग है, अलग अलग ऐसे को कोर में डिवाइडेड है, समझ लो, ठीक है। इसकी L1 कैश अलग है, इसकी L2 कैश अलग है, अलग अलग, ठीक है। बट L3 कैश एक ही है, सारे शेयर करेंगे इसको। आगे समझ अच्छे से आया? मैं तो सोचता हूँ काश हमें भी इतनी बीटेक में अच्छे से पढ़ाया होता है कि नहीं। हाँ, अच्छा, अब आओ जी इस पे, ठीक है, ये हमने कर लिया ना, ठीक है। हाँ, ये देख लो रूल, साइज में, पर साइज में सबसे छोटी L1 है, फिर L2, फिर L3, बट स्पीड की बात हो रही है तो सबसे फास्ट क्या है, L1। समझ गए आप, हो गया आपको रिलेशन कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे इस वे में ये फंक्शन करता है, देखो कैश मेमोरी, ये सिस्टम मदरबोर्ड है, ये ऐसा है मदरबोर्ड है ये, ठीक है। ये आपका कोर, ये है कोर, ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसमें मल्टी कोर, इसमें होती है कैश, इसके इसमें होती है L1, L2, L3, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज होती है, वो क्या है, रजिस्टर्स, क्या होते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है। और यहाँ देखो ये रैम के है, ये है रैम के शायद, मतलब अलग अलग बसेस है ये, ठीक है। देखो ये पोर्ट के अलग अलग किए हुए, ये USB का पोर्ट यहाँ डलेगा, ठीक है। एक जगह यहाँ पे इसकी हार्ड डिस्क लगेगी आपकी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, देखो ऐसी होती है रैम की पत्ता, ये लगता है, ये लगता है यहाँ पे, ये ऐसे लगेगा इस पे, ये जो लग रहा है ना, ये लगेगा इस पे, ठीक है। और ये हुई आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क मेमोरी। क्लियर? आगे समझ? हाँ, तो CPU रजिस्टर्स देख लो, आपकी इंटरनल मेमोरी है ये, ठीक है। अब आया नेक्स्ट टॉपिक, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी का मैं वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास लिमिटेड रैम है, लिमिटेड रैम है, हमने एप्लीकेशंस रन करनी है, तो आपको पता है हर डिवाइस में दो तरह की स्टोरेज होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जब मैं प्राइमरी और मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंडरी आपकी मैंने बड़ी होगी, वो यूजुअली 512 GB, 256 GB, रैम 4 GB 6 GB इतना ही होगा। अब कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करवाना है आपने, बड़ा एप्लीकेशन रन करवाना है, तो रैम आपके पास अगर लिमिटेड है, तो ये एक मॉडर्न इनोवेशन है, तो जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उसका कुछ हिस्सा एज रैम एक्ट करेगा, पर वो होगा स्लो,
वो होगी स्लो, बट आपका काम चल पड़ेगा, ऐसा होगा बस। ठीक है, तो टेक्निक टू यूज योर हार्ड डिस्क और एसएसडी एज एक्सटेंशन ऑफ रैम, मतलब रैम की एक्सटेंशन होगी वो। ठीक है, होता है आपके फ़ोन वगैरह में भी अवेलेबल है, फ़ोन में भी ये अवेलेबल होता है कि कितनी रैम आपने वर्चुअल मेमोरी एक्सपैंड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे, ये मैंने देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो मैंने अपनी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को ली, यहाँ पे रैम है ना, ये मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो 8 GB है इसकी रैम। ठीक है, तो ये दे रहा है यहाँ पे कि आपने एक्सपैंड करनी है अपने फ़ोन की रैम, तो कितनी करनी, 4 GB, 6 GB, 8 GB, मतलब ये मेरी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ऐसा है, इसकी कितनी 8 है, तो इसका इसमें इतनी लिमिट है, 8 + 8, मतलब 8 में अपने सेकेंडरी उसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वे में ये फंक्शन करता है। आया समझ अच्छे से? ठीक है, तो इट क्रिएट्स इल्यूजन। ठीक है, तो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई रैम है सिस्टम की ज़्यादा बढ़ गई है, बट काम चलाने के लिए ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है, बट जो अब ऑब्वियसली यार तुम रैम इतनी फास्ट है तुम्हारी, चलो तुम्हारे को एक वो लीवे मिल गया, तुमने एक दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ कर लिया, पर वो उसकी स्पीड तो कम होगी। ठीक है, क्या होगी, स्पीड कम होगी। ठीक है, वाई वर्चुअल मेमोरी प्रोग्राम नीड्स मोर रैम देन अवेलेबल। ठीक है, मैंने बता दिया, तो ये अलाउ कर देगा अगर कोई बड़े लार्ज प्रोग्राम आपको रन करने हैं। फिर मल्टीटास्किंग भी इससे एनेबल हो जाती है। कैसे काम करता है कि आपकी मेमोरी को, हम पेजिंग और ये सब पढ़ेंगे, पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ेंगे फिर से, मेमोरी को फिक्स्ड साइज पेजेस में डिवाइड कर देगा, यूजुअली 4 KB। ठीक है, तो जो एक्टिव पेजेस है उनको रैम में रखेगा। ठीक है, और इनएक्टिव पेजेस को वो उसमें डाल देगा, किसमें, जो एक्सटर्नल मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है, मतलब आपकी मेमोरी को फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड करेगा, एक्टिव को डालेगा रैम में, जिसका काम है अभी, जिसकी यूजेज है, जो इनएक्टिव उसको डालेगा किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, क्लियर। व्हेन नीडेड फिर स्वैपिंग होती है, पेजेस की स्वैपिंग होती है कि इनएक्टिव वालों को एक्टिव करो, एक्टिव वालों को इनएक्टिव करो, तो इसमें ये फंक्शन करता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो काम वही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, पेज फॉल्ट, अच्छा अगर वो पेज ना मिले, ठीक है, तो उसको उसको क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लास्ट, बस ओवर करते हैं अब क्लास को। ठीक है, एडवांटेजेस वर्चुअल मेमोरी तक हो गया ना, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स कल से करेंगे, नहीं ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स कल करेंगे। ठीक है, एडवांटेज, कैन रन प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग मोर मेमोरी देन योर फिजिकली अवेलेबल। ठीक है, और मल्टीटास्किंग अलाउ करता है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत स्लो होगा। स्लो क्यों होगा, क्योंकि आप सेकेंडरी मेमोरी को यूज कर रहे हैं, समझा दिया मैंने। ठीक है, एंड इट कैन कॉज थ्रैशिंग इफ ओवर यूज्ड, थ्रैशिंग का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? ठीक है, तो काफ़ी है आज के लिए।